तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मॉक हम सॉल्व करेंगे। ये याद रखिएगा कि आपने सिमिलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करके जानी है, कॉन्सेप्ट लेके उतरना है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं आते होते, लेकिन क्वेश्चन सिमिलर होंगे, यही क्वेश्चन होंगे और इंशाल्लाह यही चीज़ें होंगी। तो अब हम सबसे पहले जो है वो इंग्लिश का सेक्शन जो है वो सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो है फिर हम जो है वो आगे फर्दर सेक्शंस के ऊपर जाएंगे। सो ऑल द सेक्शन इंग्लिश, एडवांस मैथमेटिक्स, फिजिक्स, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स, दे आर ऑल कवर्ड अप इन टूडेज मॉक। जनरल नॉलेज भी है और सारी चीज़ें जो आपने प्रैक्टिस उनकी करनी है कि जो कि आपके अपने टेस्ट पैटर्न के स्पेसिफिक हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्बल, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। एक्यूट का सिनोनिम आपने बताना है। एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक्यूट का मतलब होता है सवेयर, या जिसे आप उर्दू में कहते हो कि बहुत ज़्यादा शदीद। सो एक्यूट मीन्स सवेयर। रिजिलियंट, रिजिलियंट किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बर्दाश्त कर सकती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, स्ट्रेंथन होती है। सो बी इज़ द आंसर हेयर, स्ट्रांग। एंटोनिम आपने बताना है, श्रिंक का एंटोनिम बताना है। सो श्रिंक का मतलब होता है किसी चीज़ का साइज स्मॉल हो जाना। एनलार्ज का मतलब है किसी का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाना, स्ट्रेच हो जाना। सो जनरस, जनरस का एंटोनिम बताना है। जनरस किसी ऐसे बंदे को कहते हैं बहुत ज़्यादा काइंड होता है, बहुत ज़्यादा गिविंग होता है। सो इसका ऑप्शन होगा स्टिंजी। स्टिंगी मीन्स somebody who is very miser, who is very selfish at spending. So next question है, choose the correct option to complete each sentence. So the team dash working on the project for weeks. The team is working on the project for weeks. So throughout इसमें present tense जो है वो चल रहा है. If he dash harder, he could have succeeded. If he works harder, worked, had worked. If he had worked, क्योंकि पास्ट की बात बता रहा है, succeeded से पता चल रहा है कि if he had worked harder, he could have succeeded. अगर वो ज्यादा मेहनत करता तो वो कामयाब हो जाता। Choose the grammatically correct sentence. They has completed the task, no, wrong. They have completed the task, yes, फिलहाल तो ये ठीक लग रहा है। They completed the task, it's wrong. They has been, this is also wrong. So they have completed the task. So choosing the correct answer for each. Next one आपके पास जो है वो ग्रामेटिकल चीजें हैं। द वर्ल्ड इज अ स्टेज इज एन एग्जांपल ऑफ सिमली, मेटाफोर, हाइपरबोला, एलिट्रेशन। सो सिमली में लाइक का या एस का वर्ड यूज होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, डायरेक्टली वर्ल्ड को एक स्टेज कह दिया गया है। सो इट्स अ मेटाफोर। अगर ये कहता है कि द वर्ल्ड इज लाइक आ स्टेज, तो फिर ये सिमली होता है। सो डायरेक्टली एक चीज को दूसरी चीज कह देना, इट्स अ मेटाफर। सिमली में लाइक का या एस का वर्ड यूज होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी शेल्स, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। तो यहाँ पे सी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर एक जैसे प्रोनाउंसिएशन या साउंड रिपीट हो रहे होते हैं, उनको आप एलिट्रेशन कहते हो। सो दिस एन एलिट्रेशन। जिसको इसमें कंफ्यूजन है तो वर्बल एबिलिटी का लेक्चर कंप्लीट डिटेल में देख ले, पूरा एक लेक्चर इसका ऑलरेडी अपलोडेड है। एज ब्रेव एज अ लाइन, मैंने बताया ना कि एज का ये लाइक का वर्ड यूज होगा तो इट्स अ सिमिली। सो इट्स अ सिमिली। ऐसे सिमिली, ऐसे एज है, एज या लाइक का वर्ड यूज हो रहा है तो एक चीज को दूसरी चीज के बराबर या उसके जैसा करार दे रहे हैं, तो इट्स अ सिमिली। ठीक है। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखें, हाइपरबोले ऐसी चीजें होती हैं जो कि लिटरल मीनिंग में यूज नहीं होते हैं, बल्कि इडियोमैटिक मीनिंग में आप कहते हो यूज हो सकते हैं। तो आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स का मतलब ये है कि ये बात मैं आपको पहले बहुत दफा बता चुका हूँ। सो हाइपरबोले है ये, हाइपरबोल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीडिंग पैसेज वेरी इजी। सो ऐसे सिचुएशंस के लिए टिप क्या है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर पैसेज पढ़ लो, आपको आंसर मिल जाएगा। सो मैं आपके लिए डायरेक्टली पैसेज पढ़ देता हूँ। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, सेड नेल्सन मंडेला। The role of education in shaping societies and individuals cannot be underestimated. It empowers people to make informed decisions, fosters innovation, and promotes equality. So कह रहा है कि एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन है जिसको आप वर्ल्ड को चेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये बात नेल्सन मंडेला ने कही थी। और एजुकेशन जो है वो शेप करती है सोसाइटीज़ को भी, इंडिविजुअल्स को भी, यानी आम इंसानों को भी, और इतना ज़्यादा शेप करती है कि आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। फॉस्टर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को इनकलकेट करना, किसी में कोई चीज़ डेवलप करना। ठीक है। इनोवेशन, जिद्दत या नई चीज़ें। प्रमोट्स यानी प्रमोट करना। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट डज द एजुकेशन एम्पावर पीपल टू डू? मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। यस, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस का यहाँ पे मेंशन्ड है। इट मेक्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस वेरी इजी। ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? Education is necessary for travel. No. Education promotes equality and innovation. Yes, this was mentioned. Education is optimal in society. Yes. Education hinders equality. No. So सबसे ज्यादा जो बात वर्ड टू वर्ड फोकस्ड है वो ये थी कि एजुकेशन प्रमोट्स इक्वालिटी एंड इनोवेशन। द लास्ट लाइन वाज, हु कोटेड द पैसेज वाज वेरी इजी। सो नेल्सन मंडेला का ये पैसेज था, का ये कोट था जो पैसेज में यूज हुआ है। सेंटेंस कंप्लीशन है, चेंज द बेस्ट वर्ड और फ्रेज टू कंप्लीट द सेंटेंस। प्रपोजिशन बेसिकली आपने इंसर्ट करना है। द रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड विद अटमोस्ट केयर होना चाहिए। सो जिस प्रिपेयर को बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ जो है वो बनाया गया है, प्रिपेयर किया गया है। दे वर डिलाइटेड
dash the news of their success. So they were delighted by in at or on at आएगा, so they were delighted यानी उनको खुशी हुई अपनी कामयाबी की खबर सुन के. So error identification है, आपने बताना है कि इसमें से किस पार्ट में एरर है. ईच ऑफ द मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल, आर नहीं होगा, ईच है तो यहाँ पे इज होना चाहिए. सो इसमें है मिस्टेक है बी के अंदर. Next question, the manager along with his team members have arrived for the meeting. So the manager along with his team members had arrived for the meeting should be correct. So यहाँ पे had होना चाहिए. Vocabulary in context आपने use करना है. The invention of the telephone was a dash moment in the communication history, trivial, groundbreaking, ordinary, negligible. So टेलीफोन की जो इजाद है वो उसने बहुत ज़्यादा तब्दीली लेके आया था. इट वॉज अ ग्राउंड ब्रेकिंग यानी टोटली चीज़ों को चेंज करने वाला एक मोमेंट था इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. शी मैनेज टू डैश द सिचुएशन विद हर क्विक थिंकिंग, एस्केलेट, डिफ्यूज, इग्नोर, प्रोवोक. सो वो कह रहा है कि अपनी अच्छी थिंकिंग से उसने सिचुएशन को नहीं कंट्रोल कर लिया. एस्केलेट का तो मतलब होता है किसी बात को ज़्यादा बढ़ा देना. इग्नोर का तो मतलब है कि आपने अनअटेंडेड छोड़ दिया, वो इशू बाद में भी क्लियर हो सकता है. प्रोवोक का मतलब होता है किसी को किसी बात के लिए उकसाना. तो यहाँ पे डिफ्यूज यानी उस बात को उसने मिटिगेट कर दिया, रिड्यूस कर दिया, कंट्रोल करने की कोशिश की है. सो इडियम एंड फ्रेजेस है. बर्निंग द मिडनाइट ऑयल मींस, मिडनाइट ऑयल बर्न करने का मतलब ये होता है कि रातों को देर तक जाके कोई काम करना. वंस इन अ ब्लू मून का मतलब ये होता है कि कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा कम यानी बहुत रेयरली अकर करती है. सो रेयरली इज द आंसर. जनरल ग्रामर आपने पुट अप करना है. शी डैश टू द मार्केट यस्टरडे, ये तो बगैर ऑप्शन के देखे आप बता सकते हो कि शी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे. दे डैश प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, दे वर प्लेइंग फुटबॉल. दे है तो वर आएगा, आर क्यों नहीं आएगा. इट स्टार्टेड है, स्टार्टेड रेनिंग, तो जब बारिश शुरू हुई तो वो लोग फुटबॉल खेले थे. दे वर प्लेइंग, सो वर्ब शुड बी द इज द राइट आंसर हियर. ही डैश हेयर सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन हेयर सिंस मॉर्निंग. सिंस है तो हैज या हैव आएगा और साथ में बीन आएगा, ही है. सिंगुलर सिंगुलर जो है वो तो, ये प्रोनाउन है तो इसके साथ हैज आना चाहिए. सॉरी, ये ही शी के साथ हैज आएगा, आई के साथ वी के साथ हैव आता है. सो ही हैज बीन हियर सिंस मॉर्निंग. तो इंग्लिश का सेक्शन मैंने बड़ा क्विकली करवाया क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी था, क्योंकि आगे जाके हमने मैथमेटिक्स भी करना है, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स भी है, एडवांस मैथमेटिक्स भी है, फिजिक्स का सेक्शन भी है, ताकि तमाम जो आप लोग प्रिपेयर हो रहे हो आपको एटलीस्ट अपने अपने सब्जेक्ट्स का कुछ ना कुछ आइडिया इस मॉक से डिफिकल्टी लेवल का हो जाए अंदाज़ा. 101% जो आपका फेज़ 1 के भी टेस्ट हुए हैं स्प्रिंग 2025 के इनटेक के, उन्हीं जैसा डिफिकल्टी लेवल मैंने रखा हुआ है. इसी तरीके के क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करो, आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि टेस्ट इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता. बट इसमें आपने टॉप नॉच मार्क्स लेके आने हैं, चीज़ें 100% आपने कवर अप करनी है ताकि आप जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. सो विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. So Atlantic, Indian, Arctic, Pacific. Pacific Ocean is not only the largest ocean in the world, but it is also the deepest portion or the deepest point है इस ocean के अंदर भी. So what is the smallest bone in the human body? So stapes is a bone which is inside air. It's the smallest bone in the human body. Who was the first president of the United States of America? So George Washington was the first president of America. तो याद रखिएगा जनरल नॉलेज का पोर्शन वो स्टूडेंट जो कि मैनेजमेंट साइंसेज में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम में बिजनेस एनालिटिक्स के प्रोग्राम में, अकाउंटिंग, फाइनेंस में, लॉ वगैरह में पेयर होंगे, ये सिर्फ उनका होगा. द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज, बहुत इजी, द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज रियाद. What is the fastest land animal? So fastest land animal is cheetah. It's not asking about that sailfish and the swordfish. वो sea animal से या sea fish से related है. Which is the largest organ in the human body? तो skin जो है वो आपका largest organ होता है human body के अंदर. Who is considered to be the national poet of Pakistan? Very easy. Rama Iqbal is considered to be the national poet of Pakistan. Which river is the longest in Pakistan? So Indus River is the longest river in Pakistan. What is the universal donor blood type? Universal donor blood type होता है कि वो एक ऐसा blood type है जो कि आप किसी भी टाइप ऑफ जो ग्रुप ऑफ ब्लड रखते हैं पर्सन, उनको आप डोनेट कर सकते हो. सो ओ नेगेटिव इज अ यूनिवर्सल डोनर. द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क. द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच इज मरीना ट्रेंच. मैं आपको आंसर बता देता हूँ. नेक्स्ट पे आप चलोगे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. सो मर्करी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली. Which country won the gold medal in the javelin throw in the Olympics 2024? So पाकिस्तान ने जेवलिन थ्रो में जो है वो मेडल जीता है. 92.97 मीटर्स का थ्रो था अरशद नदीम की तरफ से. तो बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान ओलंपिक्स में एक गोल्ड मेडल जीत पाया है. सो ये भी बता दिया क्योंकि करंट अफेयर का जनरल नॉलेज है, मे बी एडेड इन द एग्जाम. व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? 37 डिग्री सेल्सियस राउंडेड ऑफ में आपका नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर बनता है.
एनालिटिकल रीजनिंग का सेक्शन है, ये तो सबका होता है, किसी के साथ ये वर्बल रीजनिंग का होता है कि नाम के साथ होता है, जैसे साइकोलॉजी वगैरह के टेस्ट में, इंग्लिश के टेस्ट में इसको नाम दिया गया होता है वर्बल रीजनिंग का। सो वर्बल एबिलिटी के साथ आपने इसको मिक्स नहीं करना, वर्बल एबिलिटी इंग्लिश की है, इंग्लिश है और वो सबका आता है। सो इसमें रिलेशनशिप के क्वेश्चन होते हैं, एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, फिर सिनेरियो गिवन होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसका जो मैराथन है वो आपने लाजमी सॉल्व करना है, अगर आप उसको सॉल्व कर लोगे तो आप 100% जो है ना एनालिटिकल का जो मैराथन मैंने अपलोड किया हुआ है, आपकी 100% की प्रेप इंशाल्लाह हो जाएगी। सो आमिना टोल्ड बिलाल द बॉय साइड द पार्क वाज द सन ऑफ द सिस्टर ऑफ माय फादर्स ब्रदर। तो आमना बिलाल को ये बता रही है कि जो लड़का, एक लड़के की बात हो रही है, अब बॉय, इस केस में आपने क्या करना, रिवर्स इंजीनियर करना। बॉय आई सॉ एट द पार्क वाज द सन ऑफ द, वो सन है किसका, और द सिस्टर ऑफ माय फादर्स ब्रदर, किसका बेटा है, वो सिस्टर ऑफ माय फादर्स ब्रदर। सो फादर के ब्रदर क्या होंगे, फादर के ब्रदर आमिना के अंकल ही होंगे, और ब्रदर की सिस्टर, फादर के ब्रदर की सिस्टर आमिना की भी जो है वो आंटी होंगी, फुप्पो होंगी उसकी। सो उनका बेटा जो है वो आमिना का क्या लगेगा, आमिना उसकी जो है वो कज़न है। दिस वाज इजी पीजी, मैंने रिवर्स इसको ड्रॉ करने के बाद रिवर्स में आपने रिलेशनशिप्स निकाल लेने हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके पास पेपर में 2 to 3 एटलीस्ट होते हैं। इन अ फैमिली इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज द सिस्टर ऑफ सी, सो हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। एक फैमिली है जिसमें ए जो है वो बी का जो है वो ब्रदर है, ठीक है, और बी जो है वो सी की सिस्टर है। सो इसकी सिस्टर है, सी की सिस्टर है। हाउ इज सी रिलेटेड हो, तो इसका मतलब है सी और ए भी आपस में भाई है ना, यही वजह है कि जो बी है वो दोनों की सिस्टर है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ वुमन मिस्टर खान सेड शी इज द मदर ऑफ माय सन्स सिस्टर। एक औरत की तस्वीर है, एक वेमन की तस्वीर है। सो मिस्टर खान है, पिक्चर में कौन है, दिस अ वेमन। सो यहाँ पे कौन है, मिस्टर खान है। वो कह रहे हैं कि ये मदर है, किसकी मदर है, ऑफ द ऑफ माय सन्स सिस्टर, उनके बेटे की सिस्टर की मदर है। सो उनके बेटे की सिस्टर कौन होगी, उनकी अपनी बेटी होगी, और वो खातून अगर उनकी बेटी की वालदा है तो इसका मतलब है मिस्टर खान की वाइफ है, वो मिसेस खान की बात हो रही है। सो मिस्टर खान इज द हस्बैंड ऑफ दैट वुमन। अगेन फिर डायरेक्शन से रिलेटेड चीजें होती हैं आपके पास एनालिटिकल या वर्बल रीजनिंग के अंदर। मिस्टर हसन वॉक 5 kilometer towards south, then turn to the right. After walking 3 kilometer, turn to the left and walks 5 kilometer. What direction is he facing right now? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करोगे हमेशा इस तरह से, आपने क्रॉस ड्रॉ करना है, क्रॉस के टॉप पे आपने नॉर्थ रखना है और राइट हैंड पे, राइट हैंड मेरा यहाँ पे है इस जगह पे है, तो राइट हैंड पे आपने हमेशा ईस्ट को रखना है। सो ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट हो जाएगा और नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ आ जाएगा, बाकी डायरेक्शन आपके पास खुद आ जाएंगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हसन ने वॉक करा है 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। सो हसन किस तरफ गया है, हसन जो है वो साउथ की डायरेक्शन में है। सो हसन जो है वो साउथ की डायरेक्शन में यूं है, सो साउथ नीचे है ना, तो साउथ की डायरेक्शन में। तो सबसे पहले डायरेक्शन में क्या करना है, हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करना है। अब वो अपने राइट पे, मेरा हसन इस तरफ फेस कर रहा है, तो इसका इस, अगर जब उसका मुंह इस तरफ है तो उसका राइट ये डायरेक्शन बनेगी, ठीक है ना। अगर आप अपने आप को वहां पे अज्यूम कर लो कि मैं खड़ा हूं तो मेरा राइट हैंड इस तरफ बनेगा, यानी इस तरफ बनेगा। सो यहाँ से वो फिर राइट की तरफ मुड़ा, राइट की तरफ जब वो मुड़ा है तो 3 किलोमीटर चला है, अब वो इस तरफ फेस कर रहा है। अब वहां से लेफ्ट मुड़ा है, अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हो तो ये हैंड आपका राइट है और ये नीचे वाला हैंड आपका लेफ्ट है, तो वो लेफ्ट की तरफ वापस हो गया है। इसका मतलब है कि वो दोबारा साउथ की डायरेक्शन के अंदर ही आ गया है। तो डायरेक्शन क्वेश्चन में पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ कर लेना है, फिर आगे सॉल्व कर लेना है। सो अली इज ड्राइविंग नॉर्थ, he takes 180 degree turn, now is driving in the direction of। so अली नॉर्थ जा रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए किया हुआ है, मैं वापस यहीं पे कर लेता हूँ। सो अली नॉर्थ की तरफ जा रहा है, 180 डिग्री का जब टर्न यू टर्न आएगा तो इसका मतलब है यू टर्न ले लिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। सो अली की अब नई डायरेक्शन जो है, अली इज फेसिंग साउथ एज वेल। सो एनालिटिकल को कंप्लीट करेंगे, एनालिटिकल को कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे आपका जो मैथमेटिक्स है, एडवांस मैथमेटिक्स और फिजिक्स, जो लोग CSIT वगैरह में, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में, AI के प्रोग्राम्स में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो अगला पोर्शन जो है वो उनके लिए होगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस एनालिटिकल। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट रीड दिस पैराग्राफ फॉर यू गाइस एंड मेक यू गाइस अंडरस्टैंड इट। So there are 3 women X, Y, and Z, and they are traveling in a van with 5 children A, B, C, D, and E. So the van has a driver's seat, 1 passenger seat in the front, and 2 benches behind the front seats. 1 bench behind the first. Each bench has room for exactly 3 people. Everyone must sit in a seat or on a bench, and seating is subject to the following restrictions. So अभी तक जो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक सिनेरियो पता चला है,
लेट मी एक्सप्लेन इट फॉर यू गाइस। सो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एक वैन है हमारे पास, एंड उस वैन के अंदर वी हैव टू सीट अप टोटल ऑफ 8 पीपल। एक्स वाई जी जो हैं वो 3 विमेन हैं जो कि उस वैन में बैठी हुई हैं, ए बी सी डी ई आर द 5 चिल्ड्रन जो कि उस वैन के अंदर बैठे हुए हैं। अब विजुअलाइजेशन इसमें हम कैसे करेंगे? सो गिवन कंडीशन ये है कि जो वैन है उसके अंदर देर आर 2 सीट्स ऑन द फ्रंट। So inside the van there are 2 seats on the front. One is the driver's seat and the other is the front passenger seat. And there are 2 benches. So there are 2 benches. So it's written that there are 2 benches behind the front seats, one bench behind the first. So एक bench है, फिर उसके पीछे एक और bench है. So I have visualized the given scenario. So what are the restrictions? Now, according to the restrictions, a woman must sit on each bench. So the first restriction is that a woman must sit on each bench. Either X और Y must sit in the driver's seat. या तो X ड्राइव करेंगी या Y ड्राइव करेंगी. So जो दो women who were in those group of 8 people, तो X और Y जो है either X ड्राइव करेगी या फिर Y ड्राइव करेंगी. C must sit immediately beside C. So I have drawn the visualization here for you guys, and the conditions are, there are 3 conditions. कि एक तो ये है कि सब लोगों ने जाना है, ठीक है. सो उसके बाद क्या बात है कि एक वुमेन जो है एटलीस्ट बेंच के ऊपर बैठेंगी, और एक्स या वाई में से कोई एक ड्राइव करेगा, और सी ने जो है वो ई के साथ बैठना है. So which of the following can sit in the front passenger seat? So the first question according to this scenario is which of the following can sit on the front passenger seat? So इनमें से कौन जो है वो front passenger seat के ऊपर बैठ सकता है? So let me remove some space for you guys. So अगर यहाँ पे देखा जाए तो C जो है ये फ्रंट पैसेंजर सीट के ऊपर नहीं बैठ सकता. उसकी रीजन ये है कि उसने कहा था कि सी और ई ने इकट्ठे बैठना है. सो इफ यू लुक एट द लास्ट कंडीशन, ठीक है, अगर आप इस विजुअलाइजेशन की लास्ट कंडीशन को देखोगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन है कि सी ने और ई ने इकट्ठे बैठना है. अब मैं सी को यहाँ पे अगर बिठाऊंगा तो ई तो ड्राइव नहीं कर सकता. ड्राइव या तो एक्स कर सकती हैं या फिर वाई ड्राइव कर सकते हैं. डी, यस, डी के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. डी इज अ चाइल्ड, ही कैन सिट इन द फ्रंट पैसेंजर सीट. या एक्स ड्राइव करेगी या वाई ड्राइव करेगी. एक्स वाई और जी ऑल 3 आर वेमेन. सो अगर लेट से एक्स ड्राइव कर रही है, वाई और जी में से वन विल सिट ऑन द फ्रंट बेंच एंड द अदर वन विल सिट ऑन द बेंच विच इज बिहाइंड द फर्स्ट बेंच. क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन है कि हर खातून ने एवरी वुमन मस्ट सिट ऑन ईच बेंच. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ही आपके पास ये थी. तो या एक्स ड्राइव करेगा या वाई ड्राइव करेगी, और या फिर अगर वाई ड्राइव कर रही है तो फिर एक्स किसी बेंच पे बैठेंगी. अब डी की किसी के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सो एक्स और वाई इन्होंने तो ड्राइव करना है. दे कैन नॉट सिट ऑन द फ्रंट, they cannot sit on the front passenger seat, they will sit on the front driver seat. So question ये है कि front passenger seat पे कौन बैठ सकता है. So the question is कि who among them can be seated on the front passenger seat. So X and Y cannot sit on the front passenger seat. They will be sitting on the driving seat. अगर वो ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठे हुए तो देन कंडीशन है कि हर खातून ने एक बेंच पे बैठना है. तो आइदर दे विल बी सिटिंग ऑन वन ऑफ द बेंचेस इफ दे आर नॉट ड्राइविंग द कार. तो जी जो है, जी इज ऑल्सो अ वेमेन. ये तो फ्रंट पैसेंजर सीट पे नहीं बैठा सकते हम, क्योंकि अगर एक्स ड्राइव करेगा और अगर हम जी को यहाँ पे बिठा देंगे तो वो जो कंडीशन है कि उन बच्चों के साथ एटलीस्ट एक खातून ने लाजमी बैठना है ऑन द बेंचेस, वो कंडीशन वायलेट हो जाएगी, वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी. So D is the only choice which can sit on the front passenger seat. I have explained you guys. तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following groups of 3 can sit together on a bench. So the question says कि ये जो तीन ऑप्शंस आपके पास गिवन है, in each of the options who among them can sit on a bench. So कौन से 3 लोग जो हैं वो एक बेंच के ऊपर सीटेड हो सकते हैं. सो पहला ऑप्शन है मेरे पास ए सी ई. सो ए सी ई को मैं नहीं बिठा सकता. देखें, कंडीशन वाज कि सी मस्ट सिट इमीडिएटली बिसाइड ई. बात तो ठीक है, सी ई के साथ बैठा हुआ है, तो फिर आप इसको क्यों नहीं बिठा रहे हैं? देखिए, एक बेंच के ऊपर एक खातून ने लाजमी बैठना है. ए इज नॉट अ वुमन, ही शी इज अ चाइल्ड. वो जो उसने बताया कि 3 बच्चे जो है, 5 बच्चे जो है, 5 चिल्ड्रन जो है, ABCDE, ठीक है, वो है वैन में और 3 विमेन है. सो कंडीशन क्या थी कि एक खातून ने लाजमी बेंच पे बैठना है. तो ये उस कंडीशन को वायलेट कर रहा है. ए सी जी भी नहीं हो सकता क्योंकि सी के साथ ई ने बैठना था. ए वाई जी भी नहीं हो सकता. एक बेंच के ऊपर एक ही खातून बैठ सकती है. मैंने इसको फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में मैंने आपको इसको बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करा है.
सो बी डी एंड वाई, यस इट्स आ कॉम्बिनेशन जो कि बैठ सकता है बेंच के ऊपर, कोई रिस्ट्रिक्शन इस पे नहीं है। देखें, वाई बेंच पे बैठा दिया, इसका मतलब है कि एक्स जो है वो ड्राइव कर रही है, एक्स जो है वो ड्राइव कर रही है, और बी और डी यहाँ पे आ गए। सी और ई ने इकट्ठे बैठना था, एक विमेन बची है जी, मैं उनको यहाँ पे बैठा दूंगा, और एक जो चिल्ड्रन चिल्ड्रन लेफ्ट इज ए, उसको मैं फ्रंट पैसेंजर सीट पे बैठा दूंगा। तो मैंने अपना विजुअलाइजेशन कर दिया, एंड नथिंग इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, क्योंकि एक्स और वाई में से किसी एक ने ड्राइव करना था, एक्स इज ऑन द ड्राइविंग सीट, वाई इज सिटिंग विद डी एंड बी, सी और ई ने इकट्ठे बैठना था, दे आर वो बिसाइड वन अनदर, सिटिंग बिसाइड वन अनदर, एक बेंच के ऊपर एक खातून ने लाजमी बैठना था, सो जी इज अ वुमन, शी इज सिटिंग विद द चिल्ड्रन। ए बचा, ए को मैं फ्रंट पैसेंजर सीट के ऊपर बैठा लूंगा, तो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, कोई कंडीशन वायलेट नहीं हो रही। लास्ट में मैं बता देता हूँ कि ये भी रॉन्ग इस वजह से है क्योंकि सी ने ई के साथ बैठना था, तो डी अगर ई के साथ बैठेगा, ठीक है कि दो बच्चे बैठे हुए हैं साथ, एक खातून भी बैठी हुई है, बट कंडीशन स्टिल इज नॉट बीइंग फॉलोड बाय, बिकॉज ई के साथ सी ने बैठना है, डी ने नहीं बैठना। इफ ए सिट्स इमीडिएटली बिसाइड जी, अब एक सिनेरियो आपको गिवन है कि ए अगर जी के साथ बैठ गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू। तो मैं आपको बता देता हूं कि एक बेंच है, एक बेंच के ऊपर ए और जी इकट्ठे बैठ गए हैं। अब इसका मतलब है या तो एक्स ड्राइव कर रहे होंगे या फिर वाई ड्राइव कर रहे होंगे, और सी और ई ने इकट्ठे बैठना है, तो इसका मतलब है सेकंड बेंच के ऊपर सी और ई तो इकट्ठे बैठे होंगे। हाँ, एक्स और वाई की पोजीशन को आप स्वैप करवा सकते हैं, अगर आप वाई को ड्राइविंग सीट पे लेके जाते हैं तो एक्स को आप जो है वापस पिछले बेंच पे ले आएंगे। अब या तो आप बी को यहाँ पे बिठाओ या फिर यहाँ पे भी बिठा सकते हो, पीछे बी और डी रह गए ना। ठीक है, जो 5 चिल्ड्रन है, ए सी ई, ए बी सी डी ई में से जो 5 चिल्ड्रन है हमारे पास, उसमें से आइदर आई कैन, द चॉइस इज माइन, कि मैं ये चाहूँ कि मैं डी को यहाँ पे बिठाऊं या मैं डी को फ्रंट पैसेंजर सीट पे बिठाऊं। अगर मैं वो करूंगा तो इनकी पोजीशन को भी मैं स्वैप करवा दूंगा, राइट। सो सी सिट्स इमेज, क्वेश्चन ये है कि ए सिट्स इमीडिएटली बिसाइड जी, कंडीशन ये है कि ए को आपने जी के साथ बिठाया हुआ है, तो कौन सी बात ट्रू नहीं हो सकती? सी सिट्स इमीडिएटली बिसाइड वाई, ये तो ट्रू होगी भाई, सी और ई ने इकट्ठे बैठना है। अगर वाई ड्राइव नहीं करी तो फिर वाई बेंच पे बैठेंगी, तो ये तो बात ट्रू हो सकती है। डी सिट्स इमीडिएटली बिसाइड जी, ये बात भी ट्रू हो सकती है, जो कि यहाँ पे नजर आ रही है, जो कि चॉइस मैंने पुट अप की है। बी सिट्स इन द फ्रंट पैसेंजर सीट, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपकी चॉइस है कि आप बी को यहाँ पे फ्रंट पैसेंजर सीट पे बिठाओ या डी को फ्रंट पैसेंजर सीट पे बिठाओ, तो ये बात भी आपकी ट्रू हो सकती है। ए सिट्स ऑन द सेम बेंच एज बी, सो ए सिट्स ऑन द सेम बेंच एज बी, ये बात भी हो सकती है। मैंने कहा है ना कि आप बी को यहां ले आओ, डी को यहां ले जाओ। बी सिट्स ऑन द सेम बेंच एज एक्स, ये बात नहीं ट्रू हो सकती, क्योंकि जब ए और जी का आपने ग्रुप कर दिया, तो पीछे दो लोग जो ग्रुप में बैठने थे, इकट्ठे बैठने थे एक पेयर में बैठे थे, सी और ई, वो फिर वाई के साथ बैठेंगे। अगर एक्स ड्राइव नहीं भी कर रहा, लेट से वाई ड्राइव कर रहा है, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू गाइस, अगर एक्स यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं और वाई वाई जो है, सॉरी एक्स ड्राइव नहीं कर रहा, वाई ड्राइव कर रहा है, एंड एक्स इज सिटिंग ऑन द बेंच, तो फिर भी मैं बी को एक्स के साथ नहीं बिठा सकता, क्योंकि ए और जी जब इकट्ठे हो गए हैं, तो पीछे सी और ई ने तो एक एक दूसरे के साथ बैठना था। तो अगर एक्स उनके साथ बेंच पे बैठेगा भी, तो देर इज नो स्पेस फॉर बी, बी विल बी ऑन आइदर ऑन द फ्रंट बेंच या ऑन द बेंच जिसपे ए और जी है, आइदर और ऑन द फ्रंट पैसेंजर सीट। So this is why this condition can never ever be true. So these four were the possibilities which can be true in different orders. So मैंने ये आपको बता दिया कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है या सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन इज रिपीटेड अप टिल जो 30 नवंबर से लाहौर में टेस्ट स्टार्ट हुए और 6 दिसंबर तक ऑलमोस्ट टेस्ट हो रहे हैं आज बहरिया के कराची कैंपस में, लाहौर में और कराची में। आपको पता है 2 फेजेस के अंदर टेस्ट होते हैं। तो अभी तक जो फेज 1 हुआ है वहां पे ये टेस्ट आए हैं, अब फेज 2 के टेस्ट के अंदर भी ये आ सकता है, और जो इस्लामाबाद कैंपस में 14 ऑनवर्ड्स टेस्ट होने हैं वहां पे भी आ सकता है। और अगर किसी का फेज 1 का कराची या लाहौर कैंपस का टेस्ट मिसिंग है, तो ये मैं बता दूं कि दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। उसकी रीजन ये है कि मैंने आपको बताया कि रैंडमली पूल ऑफ क्वेश्चन में से शफल होकर क्वेश्चन आते हैं, बट यू गाइज मस्ट प्रैक्टिस इट, सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर इन द एनालिटिकल और वर्बल रीजनिंग ऑफ योर एंट्रेंस टेस्ट। So next question from the same scenario is, if Y sits on a bench that is behind where C is sitting. So Y एक बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, जिस बेंच के पीछे, उस बेंच के पीछे वो बैठा हुआ है जिस बेंच के ऊपर C बैठा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि C अगर एक बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, तो C के साथ तो हमें पता है कि E ने बैठना था, C के साथ E बैठा हुआ है, एंड Y इज सिटिंग ऑन द बेंच बिहाइंड वेयर C इज सिटिंग।
इट मीन्स दैट आगे तो फ्रंट पे 2 पैसेंजर सीट्स हैं, सो व्हेन देयर आर ओनली 2 पैसेंजर सीट्स एट द फ्रंट, सो इसका मतलब है कि एक्स विल बी ऑन द ड्राइविंग सीट एंड द कंडीशन जो कि फुलफिल करनी थी कि खवातीन में से वन शुड बी मस्ट बी सिटिंग ऑन द बेंच, तो वो जी को फिर आपको यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, क्योंकि सी के पीछे वाले बेंच के ऊपर वाई उसने कहा है कि बैठा हुआ है। अब कौन कौन से लोग पीछे रह गए हैं, ए लेफ्ट है, बी लेफ्ट है और डी लेफ्ट है। सो आप चाहो तो इनको बेंचेस पे भी बिठा सकते हो, चाहो तो किसी एक को आगे फ्रंट सीट पे भी बिठा सकते हो। मैंने थोड़ा सा सिनेरियो विजुअलाइज कर लिया। सो अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे, वाई सिट्स ऑन अ बेंच दैट इज बिहाइंड वेयर सी इज सिटिंग। सो वाई मैंने बिठा दिया उस बेंच पे जहां पे सी बैठा हुआ है, सी के साथ ई ने बैठना था, और इसका मतलब है एक्स या वाई ड्राइव कर सकता है। जब वाई बेंच के ऊपर है इसका मतलब है एक्स ड्राइव कर रहा है, और एक खातून ने बेंच पे लाजमी बैठना, तो जी को मैंने यहाँ पे बिठाया, मैंने फिर बता दिया। अब विच आर द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, सो यू शुड बी फोकसिंग ऑन दिस थिंग, कि वो पूछ रहा आपसे ये है कि कौन सी चीज इसमें से 100% ट्रू होनी चाहिए। बी सिट्स ऑन अ सीट और ऑन अ बेंच दैट इज इन फ्रंट वेयर ई इज सिटिंग। ठीक है, ये बात ठीक है कि बी को आप यहाँ पे भी बिठा सकते हो, बी को यहाँ पे भी बिठा सकते हो, ये बात ठीक है। बट हमने वो चीज ढूंढनी है विच मस्ट बी ट्रू, ये बात याद रखिएगा कि वी नीड टू फाइंड आउट विच मस्ट बी ट्रू। सो वो कंडीशन विच मस्ट बी ट्रू, ये बात सारा फोकस मेरा मस्ट बी ट्रू के ऊपर रहेगा। ये हो भी सकता है ट्रू, नहीं भी हो सकता। देखो मैं बी को यहाँ बिठा दूं, मैं बी को यहाँ पे बिठा दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ढूंढना है कि वो बात जो कि लाजमी ट्रू होनी चाहिए। डी सिट्स इन अ सीट और ऑन अ बेंच दैट इज इन फ्रंट वेयर ए इज सिटिंग। ठीक है, ये बात भी ट्रू हो सकती है, नहीं भी हो सकती। देखो मैं ए को यहाँ पे बिठा दूं बी के साथ, और डी को मैं आगे सीट के ऊपर ले जाऊं, मैं लेके जा सकता हूँ। लाजमी नहीं है कि ये ट्रू हो, मैंने वो ढूंढना है कि जिसको लाजमी ट्रू होना चाहिए इस कंडीशन के अंदर। ए सिट्स ऑन द सेम बेंच एज बी, बात फिर वही आ जाती है कि मैं ए और बी को बेंच पे बैठाऊं, मैं डी को आगे फ्रंट पैसेंजर सीट पे ले जाऊं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं कि मैं ए और डी को बेंच के ऊपर बिठा दूं, ए और डी को मैं बेंच के ऊपर बिठा दूं और बी को मैं फ्रंट पैसेंजर सीट के ऊपर ले जाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने फिर द फोकस इज ऑन फाइंडिंग विच मस्ट बी ट्रू। सो डी सिट्स ऑन द सेम बेंच एज वाई, तो डी उस बेंच के ऊपर बैठ भी सकता है, नहीं भी बैठ सकता था। ई सिट्स ऑन द सेम बेंच एज जी, ये बात लाजमी ट्रू होगी। उसकी वजह यह है कि उसने कहा था कि वाई जो है उस बेंच के ऊपर बैठेगा, बैठेगा जिस बेंच के वो वाला बेंच जो कि उस बेंच से पीछे है, जिसपे सी बैठा हुआ है। सी जिस बेंच के ऊपर बैठा हुआ है, वाई ने उससे पीछे वाले बेंच के ऊपर बैठना है। तो सी के साथ तो ई ने बैठना था, तो पीछे एक ही खातून बची थी जिसको आप बेंच पे बैठा सकते थे, वो जी थी, तो ये लाजमी ट्रू होना था। तो ई सिट्स ऑन द सेम बेंच एज जी, क्योंकि सी के साथ ई ने बैठना था। सो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स पोर्शन ऑफ द सीपीटी मॉक जो कि प्रिपेयर किया है मैंने, इसके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं क्विकली इंशाल्लाह। तो द क्वेश्चन से द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 450 रुपीज एंड इट इज 450 rupees and it is sold at a profit of 25%. So what is the selling price? So क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि एक बुक है जिसकी कॉस्ट प्राइस, जिसको बाय किया गया है फॉर 450 रुपीज, उसके ऊपर 25% का प्रॉफिट अर्न हुआ है। आपने ये बताना है कि वो कितने की बुक जो है वो सेल हुई है। तो देखो एक तरीका कार तो ये है कि आप 450 का निकाल लो 25% और उसको आंसर में ऐड कर लो, तो यू विल उसको कॉस्ट प्राइस में ऐड कर लो, यू विल गेट द सेलिंग प्राइस। यस, दैट इज द करेक्ट अप्रोच। आप उसको भी यूज कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली 450 का 125% निकालो, दोनों अप्रोचेस में आपके पास आंसर आ जाएगा और सेम आंसर आएगा। किसी भी नंबर की एक स्पेसिफिक परसेंटेज निकालना हो, बहुत मरतबा ये बात बता चुका हूँ कि आपने क्या करना है, उस नंबर को उठा के उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 450 को मैंने 25% से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। जब भी परसेंटेज का साइन खत्म होता है तो 100 से आप डिवाइड करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में 100 से डिवाइड करूंगा, जीरो विल बी कैंसिल्ड। अब 5 2 आ जाएगा, 5 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि टू और ये 12.5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25 है ना, सो 12.5 हो जाएगा। सो 12.5 को आप मल्टीप्लाई करवा लो 9 से। सो 9 5 45 का 5 आएगा, 4 कैरी हो जाएगा। 9 2 18, 18 में आपके पास 4 ऐड होगा। तो जब 18 में आपके पास 4 ऐड होगा तो यू विल गेट 9 2 18, 18 में 4 ऐड हुआ, 22 का 2 आ जाएगा एंड 2 कैरी हो जाएगा। सो 9 1 9, 9 में आपने ने 2 ऐड किया, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। और पॉइंट लगाओगे आप, ठीक है, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। सो विदाउट कैलकुलेटर यूं कैलकुलेशन करिए। बहुत से स्टूडेंट्स इसलिए भी टेस्ट में मिस हुए हैं, कराची के जिन बच्चों से मेरी बात हो रही थी कि उनको टेस्ट के मेथड्स आते थे लेकिन कैलकुलेशन उनसे नहीं, तो आपने मिस्टेक नहीं करनी है, कैलकुलेशन मैं इसलिए साथ साथ करवा रहा होता हूँ।
So this will be 562.5. So answer कहाँ पे? Option number B is the answer, that is 562.5. So a task takes 8 hours for one worker to complete. So this question was in the phase 1. कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन है, डेफिनेटली शफल होके क्वेश्चन आते हैं, हर स्टूडेंट का अपना पेपर आता है, चीजें डिफरेंट होती हैं। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पहले भी लास्ट जो मैराथन था उनके अंदर भी करवाया हुआ है। तो a task take 8 hours for one worker to complete, the other worker working at half the efficiency. हाफ द एफिशिएंसी का मतलब है कि वो टाइम डबल लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 4 घंटे में काम करता है, ठीक है ना। हाफ एफिशिएंसी का मतलब है वो टाइम डबल लेगा। तो अगर एक वर्कर जो है वो 8 आवर्स ले रहा है, तो दूसरा वर्कर अगर हाफ एफिशिएंट है तो वो 8 × 16 आवर्स में वो काम कंप्लीट करता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकाकार मैंने पहले भी बताया हुआ है। आपने करना क्या है कि आपने सिंपली इसमें रेट निकाल लो, रेट ऑफ डूइंग वर्क निकालो। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क आप कैसे निकालोगे कि जो टाइम आप उसका रेसिप्रोकल कर लो। तो पहला वर्कर 8 आवर ले रहा है, उसका रेट बन जाएगा 1/8। एंड जो सेकंड वर्कर है वो 16 आवर्स ले रहा है, तो उसका टाइम बन जाएगा 1/16। तो व्हाट यू विल डू हियर इज, आप क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लो। तो 16 × 8 कर लेते हैं, 8 इधर चला जाएगा, 16 इधर आ जाएगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा 24, नीचे आपके पास 16 × 8। सो 1/r आ गया, रेट आ गया 8 1 सा 8 3 सा। सो दोबारा रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रेट था, टाइम निकालना है हमने। तो टाइम रेट क्या होता है, डैट इज 1/टाइम होता है, बल्कि इसको आप टाइम कर लो। तो 1/टाइम होता है, तो ज्यादा बेहतर है कि आप इसको टाइम कर लो, आर से रिप्रेजेंट करोगे तो कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा। तो 16/3 इज द टाइम। तो 16/3 उसको आवर्स लगेंगे, मैं डिवाइड कर लेता हूँ। 3 5 सा 15 आ जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 3 3 सा 9 होता है, तो 9 फिर 1 आ जाएगा अगेन, तो ये चलता रहेगा 5.33। तो 5.3 आवर्स है। तो आज कैलकुलेशन ऐसी बीच में मैंने साथ साथ कुछ ऐड की हैं कि जो पॉइंट बेस्ड हो, ताकि पेपर में ऐसी कोई कंफ्यूजन ना हो कि यार कैलकुलेशन नहीं हो रही। तो कह रहे हैं क्या, सम ऑफ ₹1200 इज डिवाइडेड अमंग 3 पीपल, असलम, बिलाल एंड कामरान इन द रेशो ऑफ 4:3:5। और डज कामरान, हाउ मच डज कामरान रिसीव। तो आपने एक ₹1200 का सम है, उसको आपने 4 + 3 + 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। सो जिस जो डिवीजन फैक्टर है उसको मैंने एक्स सपोज कर लिया। देखो ना, रेशो जो है वो डिवाइड होके आती है। सो डिवीजन फैक्टर को मैंने एक्स सपोज कर लिया। तो पहले बंदे का जो शेयर है डैट इज 4x, सेकंड बंदे का जो शेयर है डैट इज 3x, और थर्ड बंदे का जो शेयर है कामरान का डैट इज 5x। तो इनके शेयर्स को ऐड अप करोगे तो टोटल अमाउंट आनी चाहिए ना। तो आप क्या करोगे, 12x में आप 5x को आपने क्या, सॉरी 4 और 3 7 हो गया, 7 में आप 5 ऐड करोगे, 12x आ गया। सो 12x इज इक्वल टू 1200 हो गया। वो जो फैक्टर है दैट इज x, जो फैक्टर था जो उनके बीच में कटिंग फैक्टर था दैट इज 100 आ गया। अब पूछा कि कामरान का कितना शेयर है। तो रिस्पेक्टिवली अगर देखा जाए तो पहले असलम का नाम था, तो 4 जो है वो असलम का शेयर है, 3 जो है वो बिलाल का शेयर है, और 5 जो है वो कामरान का शेयर है। सो कामरान को 5x पार्ट्स मिले थे, ये 5x पार्ट्स कामरान को मिले थे। 5 × 100 करेंगे, तो 5 × 100 किया आपने तो 500 आ जाएगा। तो कमरान का शेयर इज 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज रिलेटेड क्वेश्चन, वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ वेरिया, एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर भी होते हैं, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स में भी होते हैं। कह रहे हैं कि फादर्स एज इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। सो फादर की एज को मैंने एफ से रिप्रेजेंट किया, और सन की एज को मैंने एफ से रिप्रेजेंट किया। सो फादर की एज जो है वो सन की एज का 3 टाइम्स है। सो एफ इज इक्वल टू 3 ऑफ एस है। आफ्टर 6 years देयर कंबाइंड एजेस विल बी 72। सो अभी मैंने फादर की एज को एफ लिया है, सन की एज को एस लिया है। क्वेश्चन में आपको ये बताया जा रहा है कि फादर की जो एज है दैट इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो द फादर्स एज इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। फादर की एज बेटे की एज का 3 टाइम्स है। तो अभी फादर की एज एफ है, सन की एज अभी एस है। आफ्टर 6 years फादर की एज क्या हो जाएगी, F+6। आफ्टर 6 years सन की एज क्या हो जाएगी, अगर अभी सन की एज एच से रिप्रेजेंटेड है तो आफ्टर 6 years H+6 हो जाएगी ना, ठीक है। देखे ना, एक बच्चा अभी अगर लेट से 13 years का है, तो आफ्टर 6 years उसकी एज क्या हो जाएगी, 13+6 हो जाएगी। तो अगर अभी एफ है एज, F+6 हो जाएगी, सन की एज एस है, S+6 हो जाएगी। क्वेश्चन में आपको ये कह रहे हैं कि आफ्टर 6 years देयर कंबाइंड एजेस विल बी 72। 6 सालों के बाद उनकी कंबाइंड एजेस 72 हो जाएंगी। यानी फादर की एज जो 6 साल के बाद वो F+6 है, सन की एज S+6 है। जब आप इनको सम करोगे तो इनका सम यानी कंबाइंड एजेस आर 72। आपने ये बताना है कि करंट एज ऑफ फादर आपके पास पूछी जा रही है। तो F+S हो जाएगा, 6 में आप 6 ऐड करोगे 12 हो जाएगा। दिस इज 72, 12 दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, F+S आ जाएगा 60। अब F जो था इट वॉज 3S, ये गिवन था मेरे रिलेशनशिप, मैंने F की जगह पे 3S पुट कर दिया। सो
3s प्लस एस करेंगे, ये आ जाएगा 4s इज इक्वल टू 60। एस की वैल्यू जो है 15 ईयर्स आ जाएगी। तो बेटा अगर 15 ईयर्स का है, फादर 3 टाइम्स था बेटे की एज का, तो फादर आ जाएगा 3 इंटू 15, 45 ईयर्स फादर की एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन, स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन, ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर में। सो जो मॉक का पेपर मैंने बनाया हुआ है, ये तो मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ये कोई गेस्ट पेपर नहीं है, कॉन्सेप्ट लेके पेपर में जाना है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो 3x+4 आ जाएगा, और विड्थ है आपके पास 2x+1 रेक्टेंगल की गिवन। सो रेक्टेंगल की जो लेंथ है दैट इज 3x4, और जो विड्थ है रेक्टेंगल की दैट इज गिवन एज 2x+1। x की वैल्यू 2 गिवन है, सो अगर x की वैल्यू 2 गिवन है तो लेंथ क्या हो जाएगी 3 इंटू 2+4, 3 इंटू 2 इज 6, 6+4 इज 10। एक्स 2 है तो 2 2 जा 4, 4+1 तो विड्थ आ जाएगा 5। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो पेरीमीटर है क्या चीज है, सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है रेक्टेंगल के। तो ये रेक्टेंगल की विड्थ होती है, ये भी रेक्टेंगल की विड्थ है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। तो किसी भी फिगर का, किसी भी शेप का जो सम ऑफ ऑल द साइड्स है वो आपका पेरीमीटर। सो 2 इंटू लेंथ है क्योंकि 2 लेंथ है, और 2 इंटू विड्थ है, सम करते हैं तो ये पेरीमीटर बनता है। सो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ आ जाता है। सो 2 इंटू 5 प्लस 10 कर लोगे, 5 10 15 है, 5 और 10 ऐड किया 15 है, 15 इंटू 2 करोगे तो पेरीमीटर 30 आ गया। आपसे उसने पेरीमीटर ही पूछा हुआ था। अगर एरिया पूछता तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। सो सिंपली आपने 5 इंटू 10 कर देना, एरिया 50 आ जाना था। कहता है शॉपकीपर मार्क्स एन आइटम at rupees 1800 and gives a discount of 30%, what is the selling price? So 1800 रुपीज का पहले एक आइटम मार्क किया गया, बाद में उसको 30% का डिस्काउंट दे दिया गया। इसका 30% निकालो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, माइनस करने के बाद यू विल गेट द आंसर। तो किसी भी नंबर का 30% कैसे निकालना है, परसेंटेजेस इनडायरेक्टली पूछी जाती हैं, जैसा इस क्वेश्चन में है। दोनों जीरोज इन दोनों जीरोज के साथ, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे। सो बोथ ऑफ द जीरोज, शॉपकीपर मार्च एन आइटम एट रुपीज 1800 गिव द डिस्काउंट ऑफ रुपीज 30%। तो मैं डिस्काउंट निकालने जा रहा हूँ ना। ठीक है, सो मैंने डिस्काउंट निकाला है, डिस्काउंट कितना है, 30% का डिस्काउंट है। सो अगर 1800 रुपीज का अगर एक आइटम मार्ट है और उस पर 30% का डिस्काउंट है, तो 30 से आप सिंपली क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करवा लोगे, और परसेंटेज खत्म करने के लिए आप 100 से डिवाइड करोगे, राइट। तो आई होप सो कि आपका आंसर, क्वेश्चन आंसर हो गया, जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे। सो 18 इंटू 30 करेंगे आप। सो 18 इंटू 30, जीरो इंटू जीरो क्रॉस आ जाएगा, 3 18 जा, सो 3 8 जा 24 का 4 टू कैरी, 3 1 जा 3, 3 में आप +2 ऐड करोगे, सो 540 रुपीज का डिस्काउंट है। सो 1260 में से आपने आंसर आ गया आपके पास, कैसे, क्योंकि 1800 में से आपने 540 को माइनस किया। सो 540 को जब माइनस करोगे जीरो आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, और ये कैरी होने से 10 6 और 17 में से 5 चला गया। सारी कैलकुलेशन करा दी ताकि विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशन वाला इशू आपका रिजॉल्व हो जाए। कहता है कार ट्रेवल्स टू 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स। so, एक गाड़ी जो है 120 किलोमीटर ट्रैवल करती है कितने टाइम में, 2 आवर्स में, एंड एन अदर 80 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स। 80 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रही है 1.5 आवर्स में। गाड़ी की एवरेज स्पीड जो है वो क्या होगी। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, आपके पास एवरेज स्पीड आती है। ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। सो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस मेरे पास है 120 पहले चला, 80 बाद में चला, तो ये आ गया 200 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना आ गया, 2 प्लस 1.5, या आ जाएगा 3.5। तो 3.5 से आप जो है वो इसको डिवाइड कर लोगे। डिवाइड करने पे इशू आ रहा है, मसला कोई नहीं है, पॉइंट खत्म करेंगे, 1 लगेगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ये सबसे नीचे वाला 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास ऊपर 2000 आ जाएगा, नीचे आपके पास 35 आ जाएगा। आप जो है वो इसको कैंसिल कर देना। ठीक है, 5 के टेबल से कर लो, 5 7 सा आ जाएगा, 5 4 जा 20 होता है, आगे आ गया 400/7। सो 7 1 सा, 7 5 सा 35 हुआ। ठीक है, सो 7 5 सा आपके पास क्या हुआ, 35, 5 बचा, 5 और 0 50 हो गया। तो 7 7 7 जा 49 होता है, 7 आ गया, 1 बचा, और 1, अगर आपको ज्यादा इशू है तो आप इसको यूं भी कर सकते हो। ठीक है, बल्कि मैं यूं करवा देता हूँ। सो 57 पॉइंट समथिंग आएगा ये। सो 57 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या है कि इट्स नियरेस्ट टू 60 किलोमीटर पर आवर। सो जिसको कैलकुलेशन में इशू है वो यूं डिवाइड कर ले। सो 7 5 जा 35। ठीक है, 5 बचा 0, फिर 7 7 जा 49, 1 बचा, पॉइंट लगाओ, जीरो लगाओगे तो 7 1 सा आपके पास। सो सिमिलरली
ये आगे कंटिन्यू रहेगा, तो 57 पॉइंट समथिंग इज क्लोजर टू 60 किलोमीटर पर आवर। समटाइम्स आपके पास पेपर में यूं भी चॉइसेस होती हैं कि आपने क्लोजेस्ट या नियरेस्ट चॉइस को मार्क करना होता है। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। सो द एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। सो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स करवा रहा हूँ एडवांस, अभी आगे आएगा मॉक में इंशाल्लाह। तो एरिया आपके पास क्या है, दैट इज पाई आर स्क्वायर होता है। सो पाई की वैल्यू मैं 22/7 ले लूँ। रीजन क्या है, पाई 3.14 भी ले सकते हो, 22/7 भी ले सकते हो। मैंने 22/7 क्यों लिया, क्योंकि 14 है तो 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो आर रेडियस जो है 14 है, 14 का स्क्वायर है। 14 का स्क्वायर का मतलब क्या है, कि कैन बी रिटन एज ट्वाइस 14 इंटू 14 है ना, ये 14 के स्क्वायर का मतलब, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। मैंने क्यों पहले स्क्वायर लेता फिर मैं 7 से काटता, डिफिकल्ट काम हो जाता। सो मैंने दो दो का 14 इंटू 14 कर दिया, 7 1 जा 7 2 जा। तो ये टिप्स आपने याद रखनी है कि विदाउट कैलकुलेटर क्विकली आपने कैसे कैलकुलेट करना है। अब आई नो कि 14 2 जा 28 होता है, इसका मतलब है 28 को मैंने 22 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 8 जा क्या आएगा मेरे पास 16, 6 आ जाएगा, 1 कैरी 2 2 जा 4, मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्रॉस करेंगे, ये भी 6 और ये भी 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 ही है ना, तो वही फैक्टर्स दोबारा आ जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा, रेडियस जो है वो आपके पास, ये 8 और 2 क्या हुआ था मेरे पास, 8 2 जा 16 हुआ, 6 आया, 1 कैरी चला गया, 2 2 जा 4 आया, 5 जस्ट 56 ही है। 6 आ गया, 5 और 6 11, 1 इधर आ जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी चला जाएगा। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर है, नॉट 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज व्हाई हाँ पे मुझे लगा कि कुछ ग्लिच है। सो आंसर वाज मार्क्ड रॉन्ग इन दैट क्वेश्चन। 616 आ रहा है, कैलकुलेशन मैंने आपको कर दी है। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 32। तो एवरेज है 5 नंबर्स की 32। if one number is 28, what is the average of the remaining 4 numbers? तो 5 नंबर्स की एवरेज जो है वो 32 है। 5 नंबर्स की एवरेज का मतलब क्या है, उन पांचों नंबर्स को ऐड किया जाता है। पहला नंबर लेट से x1 था, दूसरा x2, थर्ड x3, फोर्थ इज x4 एंड फिफ्थ इज x5 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, आपके पास उन 5 नंबर्स की एवरेज आ जाती है। अब क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है 5 नंबर की जो एवरेज है दैट इज 32। तो एवरेज मैंने पुट कर दिया, और कहता है अगर एक नंबर उनमें से 28 है, लेट से एक नंबर 28 है, तो एवरेज बाकी चार की बता दो। सो बाकी चार तो अपनी जगह पे ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, वो बाकी चार तो एज इट इज पड़े हुए हैं। तो बाकी चार की एवरेज कैसे आएगी, उन फोर का सम, यानी इस x1 x2 x3 x4 का सम डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो वो करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 32 इंटू 5 आ जाएगा, 5 3 जा 15, 150 आया, 5 2 जा 10, दैट विल बी 160। 160 ये हो गया। चार नंबर यहीं पे रहने देते हैं, x1 x3 और x4। ठीक है, 28 की वैल्यू गिवन थी ना, एक नंबर उसमें से गिवन था, दैट वाज 28। तो वन नंबर गिवन, देयर वाज 28। तो 28 था ये नंबर। 28 को दूसरी तरफ ले जाओगे आप, माइनस हो जाएगा। तो 160 में से आप 28 माइनस करोगे तो 20 चला गया, 140 और 8 फर्दर चला गया, तो 132 रह जाएगा। पीछे रह गया आपके पास x1 x2 x3 और x4 रह गया आपके पास। ठीक है, x3 और x4 रह गया, डिवाइड बाय 4 कर दो दोनों साइड पे, 4 नंबर्स की एवरेज आ जाएगी ना। 4 नंबर्स की एवरेज कैसे लेंगे, सम ऑफ 4 नंबर्स डिवाइडेड बाय 4। 5 नंबर्स की एवरेज कैसे होती है, सम ऑफ 5 नंबर डिवाइडेड बाय 5। 10 नंबर्स है तो 10 को ऐड करोगे, 10 पे डिवाइड कर लोगे, कैंसिल कर लेते हैं। 4 1 जा 4 3 जा 12, 1 बचा, 33 इज द आंसर है। Moving on to the next question. A man spends 75% of his monthly income and saves rupees 6,000. What is his total monthly income? So saving कितने परसेंट है, अगर 75% स्पेंडिंग है तो सेविंग 25% है। 25% यहाँ पे 6,000 के बराबर है। सो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, बचपन वाले फॉर्मूला पे आ जाओ, मार्क्स ऑफ 10 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। सो एक नंबर, वो नंबर हमने एक्स बताना है, वो टोटल नंबर एक्स क्या है, कि जिसका 25% जो है वो 6,000 है। तो 25% यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 6,000 के ऊपर टोटल हमने देखना है कि वो क्या है, इंटू 100 कर लेंगे। एक्स को यहाँ ले जाएंगे, एक्स किया 6,000 डिवाइडेड बाय 25 किया, इंटू 100 आ जाएगा। 25 1 जा 25 4 जा 6 4 जा 24। सो 24,000 आपके पास उसकी टोटल सैलरी आ जाएगी। तो जी मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे वो कह रहा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:8 एंड देयर सम इज 90। सो व्हाट इज द लार्जर नंबर। सो दो नंबर्स का जो रेशियो है दैट इज 7:8 है, और उनका सम जो है वो 90 है, तो आपने लार्जर नंबर बताना है। सो सिमिलर क्वेश्चन अभी पीछे भी गुजरा है आज के मॉक में। जो डिवीजन फैक्टर है उसको आप एक्स मान लो। देखो रेशियो का मतलब है चीजें डिवाइड होके आई हुई है। सो डिवीजन फैक्टर को लेट से मैंने एक्स मान लिया, सो इसका मतलब है कि अगर मैं 7 इंटू एक्स करूंगा 7x, और मैं 8 इंटू एक्स करूंगा 8x, तो वापस ओरिजिनल नंबर आ जाएंगे। 7x और 8x ओरिजिनल नंबर्स का जो सम है दैट इज 90।
लार्जर नंबर हमसे पूछा जा रहा है। सो 8 में आप 7 ऐड करोगे, सो दिस विल बी 15x इज इक्वल टू 90, x की वैल्यू विल बी 4 हो जाएगी, ठीक है, सॉरी 6 हो जाएगी, ठीक है। सो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी डाट विल बी 6, ठीक है, x की वैल्यू विल बी 6। और आपसे पूछा जा रहा है कि लार्जर नंबर क्या, सो लार्जर नंबर का 8 का फैक्टर है, 8x है, उसका फैक्टर 8 इंटू 6 आप करोगे तो आपके पास 48 आ जाएगा। सो 48 इज द आंसर है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द नंबर्स इज two numbers is 100 and if one number is 10 more than the thrice of the number, so what are the two numbers? Very important question was there in the phase 1 of लाहौर और कराची कैंपस के फेज 1 में इस तरीके के क्वेश्चन भी आए हुए थे कुछ स्टूडेंट्स के। तो दो नंबर्स हैं, लेट से फर्स्ट नंबर को मैंने x सपोज कर लिया, सेकंड नंबर को लेट से मैंने y सपोज कर लिया, दोनों का सम इज 100। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, मैं भी उसकी तरफ आता हूं, कहता है इफ वन नंबर इज 10 मोर देन द थ्राइस ऑफ द अदर। देखो अगर जब आप इक्वेशन बनाओगे ना, तो जो नंबर 10 ज्यादा है उसमें से या तो आप 10 माइनस करोगे कि इक्वल हो जाए, या फिर जो नंबर स्मॉलर है आप 10 उसमें ऐड करोगे। स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं कि जो नंबर ऑलरेडी बड़ा है वो उसी में ही, जो मोर वाली बात है जैसे यहाँ पे 10 है, तो 10 मोर वहां पे ऐड कर देते हैं। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। मेरा पॉइंट ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 90 रुपीज है और मैं ये कहता हूं कि देर इज सम बॉय हुज नेम इज अली और उसके पास 10 रुपीज मेरे से ज्यादा हैं। सो अगर हमने दोनों की अमाउंट को इक्वेट करना है, तो अली के पास तो ऑलरेडी में से 10 रुपीज ज्यादा यानी 100 है, तो मुझे 10 रुपीज ऐड करने पड़ेंगे, तो जाके मेरी और उनकी अमाउंट इक्वल होगी, मेरी और अली की अमाउंट जो है वो इक्वल होगी। अब वापस इसी क्वेश्चन के ऊपर आओ, कह रहा है इफ वन नंबर इज, लेट से वो जो वन नंबर है वो एक्स है, मैं ये कहता हूं कि एक्स जो है वो 10 ज्यादा है देन द थ्राइस ऑफ द अदर नंबर। सो एक नंबर एक्स है इज 10 मोर देन द थ्राइस ऑफ द अदर नंबर। सो थ्राइस ऑफ द अदर नंबर क्या हो जाएगा, 3y, दूसरा नंबर y है ना, सो वो हो जाएगा 3y। सो इसके सामने लिख लेते हैं x इक्वल टू 3y। सो क्वेश्चन में क्या है कि दोनों नंबर्स का सम 100 है, मैंने सम 100 कर दिया। आगे क्या कह रहा है आपको, इफ वन नंबर इज 10 मोर, अगर एक नंबर 10 ज्यादा है देन द थ्राइस ऑफ द अदर नंबर। सो अगर ये x जो है ये 10 ज्यादा है ऑलरेडी इसके ट्रिपल से, इसके थ्राइस से, तो इसमें 10 नहीं ऐड करना। मिस्टेक यही करोगे आप लोग पेपर में, ये अवॉइड करनी है। 10 उस नंबर में ऐड करेंगे जो स्मॉलर है। देखिए मैंने आपको भी एग्जांपल दी, मैं कहता हूं कि मेरे एक 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 मेरे पास जितनी अमाउंट है, अली के पास 10 रुपीज मेरे से ज्यादा है, तो हमारी अमाउंट इक्वल हो जाएगी। तो मुझे 10 रुपीज आप ऐड करोगे ना, अली के पास तो ऑलरेडी 10 रुपीज मेरे से ज्यादा है, उसमें थोड़ी 10 रुपीज ऐड करेंगे। तो ये देख के करना है। तो मिस्टेक इस क्वेश्चन में आपने अवॉइड करनी है कि 10 यहाँ पे ऐड नहीं करना, ठीक है ना। 10 छोटे नंबर को आप दोगे जो ऑलरेडी ज्यादा है, उसमें से या तो आप 10 माइनस कर लो, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, या तो आप इसमें से 10 माइनस कर लो, फिर ये वाला 10 नहीं लिखोगे आप, बात तो वही हो जाएगी क्योंकि -10 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा। तो इक्वेशन बनाने के लिए चीजों को इक्वल करना पड़ता है। तो चीजें तब इक्वल होंगी जब दोनों की वैल्यू सेम हो जाएंगी। सो इफ दिस नंबर इज 10 मोर, तो जो सा नंबर 10 कम था उसमें 10 ऐड होगा। सो दो इक्वेशन ये आ जाएंगी, सिंपली आप सॉल्व कर लो, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। मैंने किया क्या, मैं 3y को सिंपली उधर ले गया हूँ, दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख के मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सो फर्स्ट इक्वेशन बनती थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, वो तो सिंपल इक्वेशन थी। मैं क्या करूंगा, माइनस कर लूंगा, माइनस माइनस, बल्कि आप उसको ऊपर रख लेते तो ज्यादा आसान हो जाता। तो दिस विल बी -4y एंड दिस विल बी -90। सो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 90/4 आ जाएगा आपके पास, 4 वन जा, ठीक है, 4 होता है, और आपके पास 4 8, 1 बचा, 1 और 0 10 हो गया, 4 2 अगेन 8, अगेन 2 बचा, पॉइंट लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा, तो 2 इंटू 0 20 हो जाएगा, 22.5 आ जाएगा। यूं डिवाइड नहीं हो रहा, कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, तो यूं कर लेना ना, ठीक है। 4 2 8, 1 और 0 बचा, फिर अगेन 4 2 8, 2 बचा, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 लगा लिया। सो बहुत से स्टूडेंट्स फेज 1 में कराची में इसलिए स्ट्रगल कर गए कि भाई हमसे कैलकुलेशंस नहीं हुई, कैलकुलेशंस नहीं हो रही, तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, कैलकुलेशंस करनी है। अब एक और बात, यहाँ पे y आया 22.5, मुझे एक ही के उसके अंदर जो है ना, उसने एक नंबर को 22.5, अगले को 77.5 दिया हुआ है, तो मैं सिंपली इसको मार्क कर लूंगा, मुझे दूसरा नंबर निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आप दूसरा नंबर किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते थे। अच्छा, एक बात जो मैं पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, कि समटाइम्स आपके पास पेपर में यूं गिवन होता है
के दो नंबर्स हैं, एक है नंबर 2x और एक नंबर है 4y। इनका सम आप और इनकी रेशो है जी 7:8 है। तो आप ये बता दो कि इनका सम क्या होगा। देखो इस केस में आप सम डिटरमिन नहीं कर सकते हो। अगर एक नंबर x है 2x की रेशो में, एक 4y की रेशो में, तो यहाँ पे आप सम डिटरमिन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो कॉमन फैक्टर नहीं है। सो दीज क्वेश्चन आर डिफरेंट एंड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आर डिफरेंट। सो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पे आप सम डिटरमिन नहीं कर सकते, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आपको कह रहे हैं कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है इट्स द ट्वाइस ऑफ द विड्थ, फाइंड इफ द पेरीमीटर इज 48 सेंटीमीटर व्हाट इज इट्स एरिया। इस तरीके का क्वेश्चन भी बैरिया का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा दफा जो है वो ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कहा गया है कि एक रेक्टेंगल की लेंथ जो है उसकी विड्थ के डबल है, उसकी ट्वाइस है, पेरीमीटर 48 है, एरिया बता दो। ऐसा क्वेश्चन भी इनका बड़ा फेवरेट है, ये पेपर के अंदर अक्सर दे देते हैं। आपको ये कह रहा है कि लेंथ जो है वो विड्थ के डबल है। लेट्स से विड्थ को मैंने x कर दिया तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ मेरे पास 2x हो जाएगी। पेरीमीटर 48 है। सो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स होता है, जिसका फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है, ऊपर यूज भी हुआ है किसी क्वेश्चन में। 48 आ जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। सो लेंथ मेरे पास क्या है, लेंथ मेरे पास है 2x, विड्थ मेरे पास है x। तो दिस विल बी 3x इंटू टू, दिस विल बी 6x इज इक्वल टू 48 आ जाएगा। 6 से आप कैंसिल कर दोगे, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। आपसे एरिया पूछा जा रहा है। सो अगर आपके पास x 8 आया है और आपका x अगर आपके पास 8 है और जो लेंथ थी वो ट्वाइस द x थी ना आपके पास, ठीक है। सो ट्वाइस जो लेंथ है वो हो जाएगा 2 इंटू 8, दैट विल बी 2 इंटू 8 है, सॉरी मैं 18 ले गया हूँ इसको। सो 2 इंटू 8 करोगे आप तो 2 इंटू 8 करोगे 16 आ जाएगा। सो 16 इंटू 8 आपका एरिया है, एरिया पूछता है। सो 8 6 48 का 8 आएगा, 4 कैरी हो जाएगा, 8 1 8 और 8 में 4 ऐड करोगे। सो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर यहाँ पे बनता है। सो दोबारा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो विड्थ के ट्वाइस है। मैंने विड्थ को x मान लिया, लेंथ मेरे पास 2x आ जाएगी। पेरीमीटर मेरे पास क्या होता है, ट्वाइस इंटू लेंथ और प्लस विड्थ। सो लेंथ इज 2x, विड्थ इज x, 2x प्लस x इज 3x, 3x इंटू 2 इज 6x। 48 पेरीमीटर गिवन था, 6 से कैंसिल किया, x 8 आया, लेंथ 16 आई। सो आंसर आपके पास 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको कि 2 वर्कर्स कंप्लीट अ टास्क इन 8 डेज, वन वर्कर टेक्स 12 डेज टू कंप्लीट, हाउ लॉन्ग विल द अदर टेक द टास्क टू कंप्लीट इट अलोन। अगेन ये टास्क वाले क्वेश्चन हो गए, रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चन हो गए, फूड कितने लोगों को सफिशिएंट है, प्रीवियस लेक्चर में भी करवाए हुए हैं, मॉक में मैंने ऐड किए हैं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर यूजली जो है वो रेट ऑफ चेंज के पूछे जाते हैं। जो आपका फेज 1 के टेस्ट हुए हैं उसके फीडबैक पे भी स्टूडेंट्स ने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन हैं, तो मैंने ऐड किया भाई। यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 वर्कर्स मिल के जो काम कर रहे हैं वो 8 डेज में कर रहे हैं। सो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप टाइम का रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपके पास रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा। सो वर्कर 1 प्लस वर्कर 2 मिलके 8 डेज में काम कर रहे हैं। अब उनका रेट ऑफ डूइंग वर्क टाइम के रेसिप्रोकल से आएगा। सो 1/W1 प्लस 1/W2 जो है दैट इज इक्वल्स टू 1/8 उनका रेट है। अब अगर एक वर्कर 12 डेज में काम करता है तो उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। सो एक वर्कर जो है वो 1/12 में काम कर रहा है। सो मैंने इसकी जगह पे 1/12 कर लिया प्लस 1/W2 इज इक्वल टू 1/8। सॉल्व कर लेंगे, दोबारा रेसिप्रोकल कर लेंगे, टाइम आ जाएगा। सो टोटल दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 1/रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ द सेकंड वर्कर है 12 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, सो 12 इंटू 8 आएगा एलसीएम। 12 माइनस 8 हो जाएगा, ऊपर आपके पास 4 आ जाएगा, नीचे आपके पास 12 इंटू 8 आ जाएगा। तो 4 1 4 3 12। सो 1 आपके पास है और नीचे आ जाएगा यहाँ पे 1/24। दोबारा रेसिप्रोकल कर देंगे, टाइम आ जाएगा। सो 24 डेज अलोन उसको लगेंगे काम को करने के लिए। इफ द प्राइस ऑफ वीट इंक्रीजेज बाय 25%, अगेन ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में होता है क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं बताता हूँ कि कन्वेंशनल परसेंटेज का ये क्वेश्चन नहीं है। कहता है कि प्राइस वीट की जो है वो 25% बढ़ी है। हाउ मच वीट कैन बी बॉट फॉर ₹800 आफ्टर द प्राइस इंक्रीज, कितनी वीट आप बाय कर सकते हो 800 रुपये की अगर उसकी प्राइस में 25% इंक्रीज आया है, इफ द ओरिजिनल प्राइस वॉज ₹40 पर केजी। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो वीट की प्राइस थी वो 25% इंक्रीज हुई है, ओरिजिनल प्राइस ₹40 पर केजी थी।
हमारे पास अगर 800 रुपीज़ हैं तो अब हम कितनी वीट जो है वो बाय कर सकते हैं। तो पहले तो आप देखो ना कि कितना इंक्रीज आया है। सो 40 में 25% का इंक्रीज आया, यानी नई वैल्यू उसकी 125% हो जाएगी। देखो मैंने पहले भी बताया है, या तो आप इसका 25% निकाल के ऐड कर लो, या फिर आप सिंपली क्या करो कि 125% डायरेक्टली कर लो, तभी आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो मैं इस वाले में 125% डायरेक्टली करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इस बात पे यकीन हो जाए। सो 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा अगेन 10, और ये यहाँ पे आएगा मेरे पास 25। ठीक है, एंड नाउ 2 1 ज़ा एंड मेरे पास 2 2 ज़ा आ जाएगा। सो 25 इंटू 2, सो न्यू प्राइस इज 50 रुपीज़ पर के जी। अब दोनों तरीके हैं, मैंने बता दिए, या तो इसका 25% 40 का निकाल लेते, और जो वैल्यू आनी थी वो आनी थी 10, उसको आप ऐड कर लेते ओरिजिनल प्राइस में, तो 50 रुपीज़ पर के जी था। वैसे आसान लगता है, यूं कर लो, या डायरेक्टली 125% निकालो, यूं कर लो। मैंने दोनों मेथड्स बता दिए। 50 रुपीज़ पर के जी उसकी कॉस्ट है। सो 50 रुपीज़ पर के जी अगर उसकी कॉस्ट है अब बढ़ गई है 40 से, वो 50 का हो गया, तो 800 रुपये का कितना ज़्यादा जो गंदुम है वो आएगा। सो 50 से आप इसको डिवाइड कर लो, 0 से 5, और ये 16 आ जाएगा। तो अब आप 16 केजी बाय कर सकते हो, पहले आप 20 केजी बाय कर सकते थे। ठीक है, सो पहले आप 800 रुपीज़ में 20 केजी बाय कर सकते थे। तो क्वेश्चन इज फाइंड द रेशो ऑफ 18 इंचज टू 2 यार्ड। सो आपने बताना क्या है, आपने बताना ये है कि रेशो क्या है आपके पास 18 इंचज की 2 यार्ड्स पे। सो रेशो बतानी है आपने 18 इंचज टू 2 यार्ड्स। अब ऐसी सिचुएशन में रेशो निकालने के लिए थिंग्स शुड बी इन द सेम यूनिट्स, तभी रेशो आप ले सकते हो। तो एक यार्ड के अंदर 36 इंचज होते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। सो 36 इंटू 2 करेंगे तो 72 आ जाएगा मेरे पास इंचज में। सो रेशो ऑफ 18 इंचज टू 72 इंचज अब मैं ले सकूंगा। तो डायरेक्टली आप 18 को 2 से रेशो नहीं लोगे, पहले यूनिट शुड बी सेम, जब आप तब आप जो है वो रेशो ले सकते हो। फाइंड द रेशो ऑफ 18 इंचज टू 2 यार्ड्स, 18 रेशो 72 आ गया। अब आप उसको कैंसिल कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो 9 2 ज़ा 18, ठीक है, और 9 8 ज़ा आपके पास 72 आ जाएगा। सो 1:4 आ जाएगी आपके पास। दिस विल बी 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में कि x की वैल्यू 2 माइनस अंडर रूट 3 है, और आपने x स्क्र प्लस 1 बाई एक्स स्क्र की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ऐसी सिचुएशन में 1 बाई एक्स तो आपने चुप करके ये लिख लेना 2 प्लस अंडर रूट 3 वाई, क्योंकि रैशनलाइज करके यही आएगा। स्टेप में आपको करके दिखा देता हूँ इसका। देखें 1 बाई एक्स करेंगे ना जब हम, तो 1 बाई 2 माइनस अंडर रूट 3 आएगा। रैशनलाइज करने के लिए मैं 2 प्लस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, 2 प्लस अंडर रूट 3 से मैं डिवाइड भी करूंगा। सो ऊपर मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3, नीचे आएगा a माइनस बी इन टू ए प्लस बी। सो a का स्केयर दैट इज 2 का स्केयर माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 का स्केयर। सो दिस विल बी 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर इज 4, 4 में से आपके पास 3 चला जाएगा, 1 आ जाएगा। सो दिस विल बी 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 1। तो दिस विल बी 2 प्लस अंडर रूट 3। सो 1 बाई एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 2 प्लस अंडर रूट 3 आ गई है। मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो एनीवेज स्टेप बचा लेना आप। अब मेरे पास अगर x की वैल्यू 2 माइनस अंडर रूट 3 है और 1 बाई एक्स की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 3 है, तो मैं x स्क्र प्लस 1 बाई एक्स स्क्र कैसे निकालूंगा। सो दिस विल बी x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू पहले निकालते हैं। सो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी, x वॉज 2 माइनस अंडर रूट 3 एंड 1 बाई एक्स की वैल्यू वॉज 2 अंडर रूट 3। माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर 3 कैंसिल हो जाएंगे, यू विल बी ओनली लेट विद 2 प्लस 2 एज 4। सो लेफ्ट साइड पे x प्लस 1 बाई एक्स है, राइट साइड पे आपके पास 4 है। सो अलजबरा के क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन यूजुअली पेपर में आ सकता है और पेपर में होता है। तो दोनों तरफ मैं स्केयर ले लूँगा। सो दोनों तरफ जब मैंने स्केयर लिया है इसका, तो लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a इंटू बी। सो ए एक्स है, बी 1 बाई एक्स है। राइट साइड पे 4 का स्केयर 16 हो गया, एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 16 माइनस 2 करोगे तो 14 आपके पास आंसर आ जाएगा। सो चॉइस में आप 14 को एज एन आंसर मार्क कर लोगे। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट टेस्ट, ठीक है जी। सो एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू इज गिवन एज 3, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे। सो आप क्या करोगे, दोनों तरफ क्यूब ले लोगे। क्यूब का फॉर्मूला बताया हुआ है लास्ट लेक्चर्स में भी। बाय द वे क्वांटिटेटिव के पूरे फार्मूला लिस्ट के ऊपर एक लेक्चर है कि मेन मेन फार्मूलाज क्या याद रखने हैं, वो आप कर लें पहले प्रिपेयर, उसके बाद आप क्वांटिटेटिव की प्रैक्टिस करें तो आपको चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो दोनों तरफ मैंने क्यूब का फार्मूला ओपन किया, लेफ्ट साइड पे आएगा a क्यूब
प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी डिवाइड ए प्लस बी का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। 3 का क्यूब विल बी 27 आ जाएगा। सो 3 का क्यूब आ जाएगा आपके पास 27, x के साथ कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन थी ना, डैट इज 3, वो वापस यहाँ पे प्लग इन कर देंगे क्योंकि मैंने सिर्फ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है। सो ये वाला 3 यहाँ पे बचा हुआ है। x प्लस 1/x की वैल्यू जो है डैट इज 3 है। सो 3 आ जाएगा प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू 27 है। सो 3 3 9 आ जाएगा। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 27 में से 3 माइनस करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा और 9 वहाँ पे चला जाएगा, माइनस करेंगे 27 में से जब 9 चला जाएगा तो 18 आपके पास आंसर आ जाएगा। सो अलजबरा के जो कुछ फार्मूला थोड़ा सा क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स सेक्शन आप लोगों ने याद रखने हैं, मैं फिर ओवरव्यू दे देता हूँ। ए स्केयर माइनस बी स्केयर को आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसके अलावा आपके पास ए प्लस बी का होल स्केयर यूज होता है, वो तो आपको पता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a भी होता है। आपके पास ए माइनस बी का होल स्केयर यूज होता है, वो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2a भी होता है। इसी तरीके से आपके पास क्यूब का फॉर्मूला आपने याद रखना है। सो क्यूब का फॉर्मूला इस तरह से आप ओपन कर लो तो ज़्यादा आसान हो जाता है पेपर में। ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का क्यूब, और ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आपने याद रखना है, ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी का क्यूब। सो ये फॉर्मूला इतने से आप अलजबरा के याद रख लो, ठीक है। सो आपका क्वांटिटेटिव का सेक्शन इंशाल्लाह 100% कवर अप हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि फिजिक्स का पहले सेक्शन है, सो एडवांस मैथमेटिक्स और फिजिक्स मैंने बताया उन लोगों का जो कि कंप्यूटिंग साइंसेज की फील्ड के अंदर, इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर या इनसे रेलिवेंट फील्ड्स में अप्लाई कर रहे होंगे, कर रहे हैं। सो दे विल बी हैविंग फिजिक्स सेक्शन इन देयर टेस्ट एंड एडवांस मैथमेटिक्स भी होगा जो कि आपका एफएससी का मैथमेटिक्स है, रिगार्डलेस ऑफ द ग्रुप, चाहे आप प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से क्यों नहीं आ रहे हो, ये चीज़ें आपकी होंगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वर्क इन द सिस्टम नेशनल। तो एक बात याद रखना कि इसके अंदर जो फिजिक्स होती है वो आपकी कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, बहुत बेसिक सी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ें आपकी आती हैं इसके पेपर के अंदर। सो बहुत मुश्किल नहीं होता इसका फिजिक्स का पोर्शन नास्ट की तरह या बाकी ई कैट वगैरह की तरह। सो एवरेज होता है, छोटे से न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि 1 या 2 स्टेप्स के अंदर मैक्सिमम होने वाले होते हैं, मोस्टली थ्योरेटिकल फिजिक्स के से रेलिवेंट चीज़ें होती हैं। तो फेज़ 1 के टेस्ट के अंदर भी ऐसा ही था। अब फेज़ 2 के टेस्ट के लिए अभी जो इस्लामाबाद कैंपस में स्टूडेंट्स अपेयर होंगे टेस्ट में, उनके लिए मैं बताता चलूँ कि फिजिक्स में डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा नहीं होगा, बट येस ऑल द करिकुलम रिलेटेड टू फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इसमें होता है एंड मोस्टली चीज़ें बेसिक ही पूछी जाती हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ द वर्क इन द सिस्टम इंटरनेशनल। So unit of work is joule. So this is a very easy peasy question. Unit of work is joule. So next question is a car accelerates from rest at a rate of 5 meter per second square. What is its velocity after 3 seconds? So acceleration का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। आपको ये कह रहा है कि एक बॉडी रेस्ट से चली है, रेस्ट से चलने का मतलब है द इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सेलरेट करके कितनी एक्सेलरेशन पे गई है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे। सो फॉर्मूला में वैल्यूज प्लग इन करते हैं, ए 5 है, रेस्ट से चला है वो 0 है, वी है फाइनल वेलोसिटी है आपकी, वो हमने फाइंड आउट करनी है, और टाइम टोटल जो है वो 3 सेकंड्स आप प्लग इन कर दिया, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 15। सो वी एफ की वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर्स पर सेकंड। सो 15 मीटर्स पर सेकंड जो है ये आपका आंसर है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अनलेस अनटिल आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे वो बॉडी मूव नहीं करती है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन लॉ ऑफ inertia. So moving on to the next question. The torque of an object is given by the formula. So torque क्या होता है? Torque is a product of the force applied and the moment arm. So moment arm and force का जो product है that is torque. So the next question is which of the following is an example of a scalar quantity? तो स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल आपसे पूछ रहे हैं। तो स्केलर क्वांटिटी आपके पास इसमें से फोर्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, फोर्स की डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो उसकी डायरेक्शन में फोर्स इंप्लीमेंट होती है। मोमेंटम भी डायरेक्टेड होता है, प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, वेलोसिटी भी डायरेक्टेड होती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर्स के साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपके पास डायरेक्शन भी होती है। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर 5 सेकंड्स, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? सो द मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। एंड मैं आपको एक बात बताऊं कि जो चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है, यानी एम वी एफ माइनस एम वी आई दैट इज डिवाइडेड बाय टी दैट इज इक्वल टू फोर्स। सो चेंज इन मोमेंटम ये है आपके पास।
So change in momentum is the product of force into time. So the force is 10 and time is 5. This will be 50 kg meters per second. So option A is the right choice. What is the work done when a force of 20 Newton moves an object 3 meters in the direction of the force? So वर्ड डन पूछा जा रहा है, वेरी इजी है, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कर लोगे, एफ आ जाएगा 20 इंटू 3 आ जाएगा, सो 20 इंटू 3 इज 60 न्यूटन, सो न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर आप जाउल को कहते हो, 60 जाउल इज द आंसर। विच फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इन आइसोलेटेड सिस्टम? सो आइसोलेटेड सिस्टम में होता है कि जिसके अंदर बॉडी की एनर्जी और मोमेंटम दोनों के दोनों कंजर्व रहते हैं। कपल प्रोड्यूसेस रोटेशनल मोशन, यस कपल क्या होता है, अगर आप एक बॉडी के ऊपर टू पैरेलल या एंटी पैरेलल फोर्सेस लगा रहे हो और बॉडी रोटेट करती है, सो दिस इज नोन एज कपल। सो इट्स कपल प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी? देखें एक्सेलेरेशन क्या है, एक्सेलेरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, नहीं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। जब आपकी वेलोसिटी रही कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुई है, तो दिस कंप्लीट प्रोडक्ट इज दिस कंप्लीट डिफरेंस इज जीरो, क्योंकि पहले भी उतनी है बाद में उतनी है। लेट्स से पहले भी 50 है बाद में भी 50 है, तो 50 माइनस 50 जीरो हो जाएगा, जीरो बाय टी आप करोगे तो ए की वैल्यू जो है वो जीरो आ जाएगी। सो वेरी वेरिया ओरिएंटेड क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल पेपर में ऐसा ही होता है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर पूछ रहा है एडवांस मैथमेटिक्स में से, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, 2x हो जाएगा, डेरिवेटिव लेते पुरानी पावर नीचे नहीं पावर एक कम। इवेल्युएट द लिमिट साइन ax by x, so the limit x approaches to 0 है, and a sin of ax by a आपके पास पड़ा हुआ है। सैंडविच थ्योरम अप्लाई होगा। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है, लिमिट x अप्रोच करेगी 0 को, सो अगर sin of x by x है तो वो 1 हो जाता है। सो उसके लिए करना क्या है आपने, कि जो चीज़ यहाँ पे आपके पास आर्गुमेंट में पड़ी हुई है नीचे भी आपके पास वो पड़ी होनी चाहिए। सो क्वेश्चन को मैं करेक्ट कर लेता हूँ, दैट द क्वेश्चन इज ax by x, सो नीचे आपके पास x गिवन है, आपको नीचे पे भी क्वेश्चन में यहाँ पे x था, ये मैं गलती से a लिख गया था, ठीक है, सो x है नीचे। तो मैं बताता कि जो चीज़ यहाँ पे आर्गुमेंट में पड़ी है वही अगर डिनोमिनेटर में पड़ी है और लिमिट आप x अप्रोच टू 0 करते हो तो 1 हो जाएगा। सो डिनोमिनेटर में x है, हमें a चाहिए, सो मैं a से मल्टीप्लाई भी करूंगा, मैं a से डिवाइड भी करूंगा, ये वाला जो a है ये इधर चला जाएगा, a आ जाएगा लिमिट साइन ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स, लिमिट x अप्रोच टू 0 हो जाएगा। सो a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास, ये 1 हो जाएगा। सैंडविच थ्योरम क्या है कि जो चीज़ आपके पास ऊपर आर्ग्यूमेंट में वही नीचे है तो चीज़ 1 हो जाती है। सो a इंटू 1 आप करेंगे, a विल बी योर आंसर। सो a इज द आंसर इज द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2,3 एंड 4,7 इज। सो स्लोप आप लाइन की कैसे निकालते हो, दैट इज द डिफरेंस ऑफ x, सॉरी डिफरेंस ऑफ y डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ x, तो राइज ओवर रन। सो y2 इज 7, 7 में से आप y1 यानी 3 माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय x2 4 है, x1 माइनस करेंगे 2 है, ऊपर 4 आ जाएगा नीचे 2 आ जाएगा। सो द आंसर इज 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन? सो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, दैट इज x माइनस एफ का स्क्वायर प्लस y माइनस जी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर होता है, एच से भी रिप्रेजेंट होते हैं, के से भी रिप्रेजेंट होते हैं। सो एफ और जी यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट्स होते हैं जो सर्कल का सेंटर होता है। सो अगर सर्कल इज का सेंटर इज लोकेटेड एट ओरिजिन, सो ओरिजिन क्या होता है, दैट इज 0,0, सो एफ भी 0 है, जी भी 0 है, सो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर करोगे इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। सो दिस विल बी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सो अ triangle has a point of length 6 centimeter, 6 centimeter and 6 centimeter. इट इज एन स्केलीन आइसोसलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आपके पास तीनों साइड्स इक्वल हैं तो आपका ये ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। सो ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइडें और तीनों आपकी साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं, इट्स कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्केलीन में ना तो आपकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं ना तीनों एंगल्स आपके बराबर होते हैं। आइसोसलेस में एनी टू साइड्स एंड एनी टू एंगल्स आर इक्वल। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल आपके पास प्रेजेंट होता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा, पूछा है कि द इंटीग्रल ऑफ साइन 2x बता दो आप। सो द इंटीग्रल ऑफ साइन 2x आपने बताना है। सो द इंटीग्रल ऑफ साइन 2x इज, साइन 2x का इंटीग्रल आपसे पूछ रहे हैं, तो साइन 2x को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो साइन 2x को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो साइन 2x का इंटीग्रल क्या होगा मेरे पास, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, सो दिस विल बी माइनस कॉस ऑफ 2x, और इसको छुपा के अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ डिवाइड होगा। सो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का डेरिवेटिव इज 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। सो माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस सी आएगा। सो इसको आप ठीक कर लो, ये जो 2 है ये नीचे होगा आपके पास। सो माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस सी, सो बी इज द राइट आंसर हेयर। सो सॉल्विंग
द इंटीग्रल, सो लिमिट है 0 से 1 3x स्क्वायर, आपसे पूछ रहा है इसको सॉल्व कर दो। आप क्या करोगे, पहले तो आप इसका इंटीग्रेट ले लोगे, एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, फिर अपर लिमिट डिवाइडेड माइनस लोअर लिमिट आप करोगे। सो 3 तो कांस्टेंट था, नई पावर +3 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय द न्यू पावर +3, दिस 3 विल गेट कैंसिल विद दिस 3, अपर लिमिट 1 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 का क्यूब हो जाएगा, माइनस करोगे, सो 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1, सो 1 आपके पास आंसर आएगा। इफ अ फंक्शन ऑफ f of x इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इट्स एन इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन आपने चेक करना है। सो फंक्शन में आप वैल्यू f of x में अगर f of माइनस एक्स पुट करो और वो दोनों इक्वल आ जाए तो इवन होता है, और अगर f of x में आप माइनस f of माइनस एक्स पुट करो तो वो माइनस f of x के इक्वल आ जाए, तो इस केस के अंदर, ऐसे सिचुएशन के अंदर आपके पास फंक्शन जो होता है वो ऑड होता है। जब दोनों में से कोई भी केस नहीं बन रहा तो फिर आप कहोगे कि नीदर इवन नॉर ऑड। तो हम देखते हैं f of x जो है दैट इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसमें मैं f of माइनस एक्स पुट करूंगा, सो माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा -3 ऑफ माइनस एक्स माइनस 5, सो दिस विल बी माइनस एक्स का स्क्वायर इज प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, दिस विल बी -3x एंड -5। सो ये ना तो कम्प्लीटली होल माइनस इसमें से कॉमन गया है, ना ही ये कम्प्लीटली वैसा ही प्लस का प्लस रहा है, सिर्फ एक नंबर का साइन चेंज हुआ है, तो इट्स नॉट नीदर इवन नॉर ऑड। अ सर्कल है द रेडियस ऑफ 4 यूनिट्स, इट्स एरिया फाइंड आउट करना है आपने। सर्कल का एरिया क्या होता है आपके पास, पाई आर स्क्वायर होता है, सो पाई को पाई रहने दो, r इज 4 का स्क्वायर 16 पाई इज द आंसर हियर। Moving on to the next question, the sum of angles in a triangle is 180 degree. The triangle is an acute triangle, obtuse, right angle or any triangle. देखें कोई सा भी ट्राइंगल हो, चाहे वो स्केलिन हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो, हमेशा एंगल्स का सम ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ एनी टाइप इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एनी ट्राइंगल आ जाएगा। मैं एक्यूट बता देता हूँ, ऐसा एंगल को कहते हैं विच इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, 90 से छोटा 0 से बड़ा। ऑब्ट्यूज जो होता है वो 90 से बड़ा होता है, और 90 डिग्री का एग्जैक्ट अगर एंगल हो तो आप उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हो। सो दीज वर द फ्यू ऑफ द क्वेश्चन जो कि मैंने मॉक टाइप सिचुएशन में आपके पास करवा दिए हैं। तो मैंने आपको सारे पोर्शन आज करवाए हैं, जिसमें आपका वर्बल एबिलिटी था, आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग है, आपके पास जो है क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स है, आपके पास जनरल नॉलेज का सेक्शन भी है, और एडवांस मैथमेटिक्स और फिजिक्स भी है। सब आपके जो जो सेक्शन आपके अपने रेलिवेंट टेस्ट में है, आप उनको प्रिपेयर करो। इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे, आप अपने कॉन्सेप्ट्स लेके पेपर में जाओगे, इसको एज अ मॉक आप सॉल्व कर लो ताकि आपको पता चले कि आप कितने पानी में हो। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। Like, comment, and subscribe.